नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह। देखिए, आज हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। इससे पहले हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में विस्तार से पढ़ा, और यदि आपने वीडियो पिछला नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, गोली दर्पण क्या होते हैं। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। जैसे यहाँ कहने का मतलब है कि उनके जो परावर्तक पृष्ठ हैं जिस पर किरणें गिरती है वो इस टाइप से क्या हों, गोल हों। ठीक है। और ये जो गोलीय पृष्ठ हैं ये कैसे बनते हैं या कैसे बना सकते हैं इसको, इनके पृष्ठ जो हैं वो किसी खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। मतलब एक खोखला गोला है, अगर उस खोखले गोले को हम किसी भी भाग से काट दें तो यहाँ से इस प्रकार से गोलीय दर्पण बनते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण का बाहर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है। यानी कि इसका जो पृष्ठ होगा वो बाहर की तरफ होगा। जैसे ये मैंने एक गोलीय दर्पण लिया, इसका जो बाहर वाला भाग है यहाँ पर किरणें गिरेगी और अंदर का भाग जो है वो पॉलिश किया हुआ है, यानी बाहर वाले भाग से किरणें परावर्तित होगी, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ होगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण क्या होगा, इसका विपरीत होगा अवतल दर्पण। हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। जैसे वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है अवतल दर्पण कहलाता है। मैंने नीचे डायग्राम लिए, देखिए ये देखिए, गोली दर्पण जो है एक गोले का कटा हुआ भाग हम मान सकते हैं। आप देखिए, ये गोला है पूरा, इसको यहाँ से इस प्रकार से काटा गया है। तो देखिए ये दो दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। अवतल मैंने बताया कि इसका जो वक्रित पृष्ठ है वो अंदर की तरफ है। देखिए आप, किरणें जो है अंदर की तरफ आएगी और बाहर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है। और उत्तल दर्पण के अंदर अंदर वाला भाग पॉलिश है और बाहर वाले, यानी कि बाहर वाला जो वक्रित पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा, यानी कि किरणें जो है इसके बाहर की तरफ गिरेगी। ठीक है ना। तो ये है उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र सी, ठीक है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र सी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए कि ये एक गोला है, इस गोले का ये भाग है, जो गोलीय दर्पण है ये गोले का कटा हुआ भाग है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा सी, ये केंद्र सी जो है ये कहलाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है। यानी गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अगली परिभाषा पे, ध्रुव, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण का ये बीच वाला सेंटर वाला भाग है, ये वाला बिंदु, मध्य बिंदु, ये कहलाता है गोलीय दर्पण का ध्रुव, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें परिभाषाओं के बारे में पता होगा तो हम आगे जो इनके संबंधी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। आगे है वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या आर से रिप्रेजेंट करेंगे। गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या जो आर है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे हमने डायग्राम में पीछे लिया कि देखिए आप, ये गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है आर, यहाँ तक पूरी ये त्रिज्या आर जो है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाती है इस दर्पण गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए आगे है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें कि ये हमारा दर्पण है और ये ध्रुव पी है और यहाँ केंद्र इसका सी है, इनको जोड़ने वाली जो रेखा, ये वाली सीधी रेखा जो जिसे हम काल्पनिक रेखा मान सकते हैं, ये रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी दर्पण होता है। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश की एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणें
अवतल दर्पण पर एक तीक्ष्ण चमकीले बिंदु के रूप में अभिसारित या अभिकेंद्रित होती है। यानी कि जो किरणें आती है अवतल दर्पण पे गिरती है, वो उस दर्पण पे गिरकर जब टकराकर वापस लौटती है तो किरणें एक ही बिंदु पर फोकसित होती है, यानी कि अभिसारित या अभिकेंद्रित होती है। इसीलिए इस दर्पण को हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस का मतलब है कि जब अवतल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, देखिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण अवतल है, और अवतल दर्पण जो है उसके अंदर किरणें किस प्रकार से आती है, गिरती है और लौटती है। देखिए, ये सभी किरणें समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर किरणें आ रही है। किरणें जो है वो टकरा कर के जो है वापस एक ही बिंदु पर, देख सकते हैं आप, इस फोकस पर जो है इस बिंदु पर केंद्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है। तो इस बिंदु को इस दर्पण का क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस दूरी की, जिसे हम छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव व फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये वाली दूरी, इतनी ये दूरी जो है, यानी पी से लेकर के एफ के मध्य जो दूरी है, उसको हम छोटे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये फोकस दूरी है। अब हम बात करते हैं आगे, उत्तल दर्पण अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है। यानी कि किरणों को ये क्या करता है, फैलाता है। उत्तल दर्पण एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणों को अभिकेंद्रित नहीं करता, बल्कि फैला या अपसारित करता है, इसलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो किरणें आती है इसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको इस प्रकार से। इसके अंदर जो किरणें आएगी, वो किरणें आई और वापस इस प्रकार से गिरेगी, इस प्रकार से गिर करके लौट जाएगी, यानी किरणें फैलेगी ये टकराने के बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, यानी आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए ये किरणें किस प्रकार से गिर रही है, उत्तल दर्पण पर समांतर किरणें आ रही है, ये समांतर किरणें आ रही है। ठीक है, और आने के बाद में ये इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, लेकिन ये किरणें आगे जाकर फैल रही है, लौटने के बाद फैल रही है। लेकिन ये किरणें अगर देखें इसको, तो किरणें इस बिंदु एफ से आती हुई, यानी डैश लाइन है, यानी इससे आती हुई प्रतीत हो रही है, इससे प्रतीत हो रही है, आभास हो रही है, यानी कि ये काल्पनिक है लाइनें, इसलिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है। इसलिए इस बिंदु एफ को इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, ये तो थी परिभाषाएं कुछ। अब देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी इन दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो हम एक एक करके नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से अपसरित होती प्रतीत होगी। मतलब ये हुआ कि ये जो परिभाषा है, ये जो नियम है, दोनों दर्पणों पर लागू हो रहा है। लेकिन कैसे, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। हम बात करते हैं पहले अवतल दर्पण की। ये अवतल दर्पण है, इसके अंदर अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है, ये किरण समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर गिरने के बाद ये लौट रही है और जिस बिंदु से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यानी अगर समांतर किरण आएगी तो एफ से निकलेगी। और यदि हम बात करें उत्तल दर्पण में, समांतर किरण आ रही है लेकिन ये लौट रही है, और लौटने वाली किरण जो है ये एफ से जो है आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो है रूल्स हैं। अगर आपको अवतल दर्पण के अंदर किरणें गिरानी है समांतर तो एफ से निकलेगी, और अगर आपको उत्तल दर्पण में समांतर गिराते हो तो एफ से आती हुई प्रतीत हो गई, इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं दूसरा नियम। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाली प्रकाश किरण
अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, यानी उसके विपरीत है। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर कोई किरण अगर वो मुख्य अवतल दर्पण के एफ से यानी मुख्य फोकस से अगर गुजर रही है और गिर रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि इस लाइन के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और इसी प्रकार उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य फोकस की ओर निर्देशित है यानी मुख्य फोकस की ओर जा रही है तो वो क्या होगी, परावर्तन के बाद वो वापस मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये उत्तल और अवतल दोनों पे लागू होती है। ठीक है, अब हम देखिए तीसरा नियम, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए डायग्राम के अंदर अगर कोई किरण अगर वो सी से निकल रही है, मतलब वक्रता केंद्र से अगर गुजर कर वो यानी दर्पण पे गिर रही है तो वापस वो उसी पथ से लौट जाएगी। ठीक है ना, यानी सी से निकलेगी और सी से वापस परावर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं, उत्तल दर्पण में देखिए आप कि यहाँ से किरण जो है अगर वो सी की तरफ निर्देशित है या इसकी तरफ निर्देशित है, यानी ये सी की तरफ जा रही है और वापस वो उसी माध्यम में यानी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये सी का रूल था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम क्या है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी कि अगर कोई किरण उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में अगर वो P के ऊपर यानी ध्रुव पर गिर रही है किसी कोण के साथ, I कोण के साथ, तो वापस वो R कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में अगर I कोण के साथ मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है I कोण, तो वापस वो R कोण के साथ लौट जाएगी। ठीक है, ये तो थे रूल दर्पण से संबंधित। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखो पहले जो है हम वस्तु को या बिंब को, बिंब यानी वस्तु, तो पहली बार हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। यानी जब बिंब जो अनंत पर हो तो वस्तु कैसे बनेगी, डायग्राम में देख सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए वस्तु जब अनंत पर होगी, ए बी वस्तु मान लेते हैं अनंत पर है, तो वहाँ से किरणें समांतर गिरेगी अवतल दर्पण पर। तो हम जानते हैं कि किरण समांतर अगर कोई किरण आ रही है तो एफ से निकलेगी, ये वाली समांतर है तो एफ से निकलेगी। दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें जहाँ काटती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो ये किरणें कहाँ काट रही है, ये किरणें एफ पर काट रही है, यानी कि इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति देखिए एफ पर है यानी मुख्य फोकस पर है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति यानी वास्तविक और उल्टी, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही है और साथ में ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा टाइप क्या है, इसका साइज, यानी साइज जो है बिल्कुल छोटा है, बिंदु साइज बन रहा है। तो ये तो थी इसकी स्थिति जब बिंब अनंत पर हो। अब यदि आगे 2 नंबर पर देखिए, अगर बिंब को हम कहाँ रखें, सी से परे रखें, मतलब सी से हम थोड़ा दूर रखें। ठीक है, यानी अनंत और सी के बीच हम कह सकते हैं कि बिंब सी से परे हो। ये सी पॉइंट है, वक्रता केंद्र है, इससे हम कुछ हटकर यहाँ रख रहे हैं इसका वस्तु का बिंब, वस्तु रख रहे हैं, ए बी वस्तु है। अब क्या हुआ, ए बी वस्तु से यानी कि यहाँ से एक किरण समांतर आ रही है और हम जानते हैं समांतर किरण जो है गिरने के बाद में वो एफ से निकलेगी, एक एफ से निकल गई। दूसरी किरण हम सी से निकालेंगे तो सी से निकलती हुई ये जा रही है और वापस उसी पथ से लौट रही है। दोनों किरणें यहाँ काट रही है इस पर, तो यानी कि यहाँ से ये ऊंचाई हो जाएगी बिंब की, प्रतिबिंब की ये ऊंचाई हो जाएगी बी डैश ए डैश। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है, बिंब प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो इसका ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है वो कहाँ बना है, वो देख सकते हैं आप सी और एफ के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ बना है। तो सी व एफ के बीच इसकी स्थिति है प्रतिबिंब की। अगर हम बात करें
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनी है, बिल्कुल वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ये दिख रहा है हमें क्योंकि ये सीधा है और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज देखिए कैसा बन रहा है, बिंब से छोटा बन रहा है। ये वस्तु देखो ए बी बड़ी है और ए डैश बी डैश छोटा है, प्रतिबिंब है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, बिंब को। अब बिंब को हम सी पर रख रहे हैं यानी वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। अगर हम वस्तु ए बी है, ये ए बी वस्तु सी पर रख रहे हैं तो किरणें वैसे समांतर आएगी और एफ से निकलेगी ये किरण। दूसरी हम कहाँ से निकालेंगे, सी से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि सी के ऊपर वस्तु है, तो हम वस्तु फिर एफ से निकालेंगे। एफ से अगर कोई किरण आ रही है और वो एफ से निकलते हुए अगर दर्पण पर गिर रही है तो आप परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये समांतर किरण जा रही है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरण गई, दोनों किरणें यहाँ काट रही है तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। कहाँ बना है आप देख सकते हैं, सी के ऊपर ही बना है। और कैसा बना है आप देख सकते हैं, दोनों ही साइज बराबर हैं। तो आप इधर देखिए लिखा है मैंने, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी के ऊपर बना है, सी के ऊपर बना है, ठीक है। और प्रकृति इसकी वास्तविक उल्टा है और बिंब वस्तु के बराबर है, यानी बिंब जो प्रतिबिंब इसका साइज जो है वो बिंब के बराबर है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं हम चौथे पॉइंट पर, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो तो देखिए यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में इस बार वस्तु को रखना है। तो देखिए ये सी है और ये एफ है, इनके बीच में वस्तु रखी है मैंने, ए डैश ए बी रखी है वस्तु यानी बिंब रखा है। तो देखिए कैसी इसकी मतलब किरणें गिरेगी, यहाँ से एक किरण जो है इसकी समांतर किरण आएगी ए डी, यहाँ से गिरने के बाद ये मुख्य फोकस से निकलेगी एफ से, उसके बाद दूसरी किरण हम सी से निकालते हुए यानी कि आगे दर्पण तक बढ़ाएंगे और वापस वो सी से लौट जाएगी और किरणें दोनों यहाँ काट रही है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का और वस्तु से हमेशा बड़ा बन रहा है, दिख रहा है। प्रकृति इसकी वास्तविक उल्टी है, तो मैंने लिखा है प्रॉपर, यहाँ देखिए कहाँ बना है, सी से परे बना है, सी से यानी कि दूर बना है, आप देख सकते हैं सी ये रहा और यहाँ बना प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा बना इसकी प्रकृति है। और जो प्रतिबिंब का साइज है बिंब से बड़ा है, बिंब से बड़ा है। आगे हम चलते हैं पांचवें पॉइंट पर, जब बिंब एफ पर हो, यानी कि अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। अब देखिए मुख्य फोकस पर रख रहे हैं हम, ए बी ये बिंब है, ए बी जो बिंब है इसको एफ पर रखा है। तो देखिए किरणें समांतर आएगी ए डी और यहाँ से एफ से निकल कर ये चली जाएगी। दूसरी किरण देखिए कहाँ से निकालेंगे, सी से निकालेंगे और सी से निकालते हुए हम दर्पण पर गिराएंगे और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। दोनों किरणें आगे जा रही है यानी अनंत पर जा रही है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बनेगा अनंत पर, ठीक है। हम बात कर सकते हैं इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा और इसकी प्रकृति वास्तविक उल्टी है, दिख रही है, और साइज जो है बिंब से बड़ा ही बनेगा, ठीक है, बिंब से बड़ा ही बनेगा, ठीक है। देखिए इसकी छठी जो स्थिति है क्या है, जब बिंब एफ व यानी मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो। तो देखिए ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, इनके बीच रखा मैंने बिंब ए बी। अब देखिए किरणें ये जो है वो किरणें इसके ध्रुव पर सीधी गिरेगी किसी कोण के साथ, आर कोण के साथ गिरेगी और आई कोण के साथ गिरेगी और आर कोण के साथ ये परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण देखो सी से निकालेंगे, सी से निकालते हुए हम दर्पण पर गिराएंगे तो ये जो है आगे किरणें बढ़ाने पर नहीं काटेगी, क्योंकि काटने पर ही परावर्तित किरणें जहाँ काटती है वहाँ वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। लेकिन ये किरणें नहीं काट रही, हम क्या करें, पीछे इसको डैश करके बढ़ा देंगे तो ये किरणें जो है यहाँ पर काटेगी, मतलब प्रतिबिंब जो है वो इसे नीचे लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पर। तो यानी ए डैश बी डैश जो है ये प्रतिबिंब बना, और देखो डैश लाइनें से ये हमने प्रतिबिंब बनाया है, तो मतलब इसकी जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा है, बिल्कुल सीधा है प्रतिबिंब और आभासी है, यानी काल्पनिक लाइनें हमने बनाई है। और इसका साइज बिंब से बड़ा दिख रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के बैक साइड बन रहा है, ठीक है ना। ये तो थी अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण के अंदर केवल दो ही स्थितियां हैं कि एक तो जब बिंब हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो किरणें समांतर आएगी मुख्य अक्ष के और ये अपसरित होकर के यानी वापस जाएगी, लेकिन ये अपसरित किरणें जो है आगे जाकर के यानी परावर्तित किरणें आगे जाकर एक से कभी नहीं काटेगी, यानी एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है।
तो हम क्या करें, इस लाइनों को यानी इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे, यानी ये किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होगी, यानी एफ पर काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। लाइनें डैश है इसलिए हमें आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, और बिंदु साइज बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्थिति पर। जब बिंब अनंत व ध्रुव के मध्य हो, अनंत व ध्रुव के मध्य हो, मतलब एक तो अनंत पर और अनंत यानी इधर अनंत है और इधर ध्रुव है, यानी इनके बीच में कहीं भी रख देते हैं हम। तो मैंने यहाँ रख दिया ए बी। अब ए बी से क्या होगी, यहाँ से एक किरण समांतर आएगी और ये अपसरित होगी, यानी कि ये परावर्तित हो जाएगी। ये किरण जो है ये एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण हम क्या करेंगे, सी से सीधा ही मिला देंगे और आगे हम डैश लाइनें मिला देंगे, यानी दोनों लाइनें कहाँ काट रही है, एफ और पी के बीच में। तो देखिए प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में बना है और कैसा बना है, सीधा आभासी बन रहा है बिल्कुल, और बिंब से छोटा बन रहा है। तो इस प्रकार से हम ये जो स्थितियां हैं वो हम निकाल सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।